अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और जून की 5 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और जून की 6 तारीख है। नाज़रीन, आने वाले चंद घंटों में अमेरिका में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मेरी जानिब से नॉर्थ अमेरिका में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान ईद उल अजहा मना रहे हैं, उनको ईद की दिली मुबारकबाद। और वो दोस्त, वो साथी जो कि कल या परसों ईद मनाएंगे, उनको भी पेश की ईद मुबारक। नादिर, आज थोड़ा जिक्र करेंगे अमेरिका में शुरू होने वाली एक बहुत बड़ी सियासी लड़ाई का, जिसका असर अमेरिकी सियासत पर काफी हद तक हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर बड़े सियासी वाकयात हो सकते हैं इसके नतीजे में। इस पर थोड़ी बात करेंगे। साथ थोड़ा जिक्र चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का करेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। जो सदर ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान जो बातचीत हुई है, फोन पर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उसके बाद सामने आई है, उस पर थोड़ा जिक्र करेंगे। उस पर मैं अपना तजज़िया भी पेश करूंगा। और साथ थोड़ा जिक्र अमेरिका में लगाए जाने वाले एक नए टैक्स का, जिसका असर दुनिया भर के तमाम ममालिक पर होगा, स्पेशली वो लोग जो अमेरिका से अपने अपने मुल्कों में पैसे भेजते हैं, तरसीलात करते हैं, उन पर उसका असर होगा, क्योंकि टैक्स उसी पर लगेगा। और लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बुरी खबर ये भारत के लिए है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा। साथ आखिर में थोड़ा जिक्र बिलावल भुट्टो का करेंगे, जो कि इस वक्त वाशिंगटन में अपनी सिफारतकारी कर रहे हैं। आज उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स वगैरह की है, और वहाँ पर एक अहम बयान भी दिया है, जो मेरा ख्याल है गौर तलब भी है और टाइमली भी है। उसका जिक्र करेंगे। लेकिन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स का और सवालों का जवाब ज़रूर दूँ। आप चलते हैं पहले मौजू की जानिब, और वो बहुत बड़ा सियासी मार्का तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी सियासी लड़ाई, जो कि एक बयान से शुरू हुई थी और अब मुझे लगता है अच्छी खासी ज़ातियात में तब्दील हो गई है। वो है सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुआविन खास और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के साबिक सरबरा और अरबपति इलॉन मस्क के दरमियान। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान इलॉन मस्क मुसलसल सदर ट्रंप के ऊपर और उनकी जो पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद उन्होंने शुरू की हुई है। स्पेशली जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो उसके बाद उनकी तनकीद में इजाफा हुआ। उन्होंने गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान उन्होंने मुसलसल ये बयान दिया है कि सदर ट्रंप का जो बजट का बिल है, जिसे सदर ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं, वो कहते हैं कि एक काबिल नफरत बिल है। ये इलॉन मस्क ने बयान दिया कि ये काबिल नफरत बिल है, और इसके जरिए ये इतना बड़ा है, यानी जितने इसमें अखराजात हैं, इससे अमेरिका के अंदर अमेरिकी हुकूमत के गैर जरूरी अखराजात में इजाफा होगा। जो साफ तवानाई की मराहत दी गई है, जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों वगैरह को जो बराहत दी गई थी कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको कोई टैक्स वगैरह रिबेट मिलता था, वो ख़त्म किया जा रहा था, जिस पर के इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। क्योंकि जाहिर है कि वह तमाम कारोबार जो कि इससे मुतसिल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली टेस्ला कंपनी ही थी, जिसको इलॉन मस्क ओन करते हैं। और सदर ट्रंप जो थे वो इनिशियली तो खामोश थे। पिछले तकरीबन कोई 2 दिनों से अमेरिकी मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि सदर ट्रंप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इलॉन मस्क की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं अवामी सतह पर। तो उसके ऊपर उनकी नाराज़गी आ रही थी। लेकिन आज सदर ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिश मर्ज के साथ मुलाकात की, और वहां पर मुलाकात के दौरान सहाफियों में से किसी ने उनसे सवाल पूछा कि इलॉन मस्क के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे ताल्लुकात इलॉन मस्क के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अब शायद न रहें। ये उन्होंने कहा। फिर था तो उन्होंने ये भी कहा कि इलॉन मस्क को तो बिल के तमाम जुजियात का के बारे में पूरी मालूमात हासिल थी, उनको मुकम्मल आगाही थी, और वो बहुत खुश भी थे इस हवाले से जब तक वो हुकूमत में थे। लेकिन जब वो हुकूमत से निकले तो उसके बाद फिर उन्होंने इस किस्म के बयानात देना शुरू कर दिया। साथ साथ ट्रम्प ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि अब वो हुकूमती ओहदा छोड़कर अब वो इसे मिस कर रहे हैं। इसके जवाब में फौरन बड़ा शदीद रद्द अमल आया इलॉन मस्क की जानिब से, जिन्होंने ट्विटर पर ही, और ये याद रखिए कि ये बयान सदर ट्रंप ने जर्मन चांसलर की मौजूदगी में मीडिया के साथ बातचीत नहीं दिया,
जबकि इलॉन मस्क ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप का ये जो बयान है ये गलत है, ये सदर ट्रंप का दावा गलत है। उन्होंने कहा कि ये बिल, यानी जो बजट का बिल है, ये बिग ब्यूटीफुल बिल, ये मुझे कभी भी नहीं दिखाया गया था और ये रातों रात मंजूर मंजूर किया गया। और मस्क ने इसके साथ न सिर्फ यहाँ बल्कि वो आगे भी, उन्होंने यहाँ भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो सदर ट्रंप इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप एहसान फरामोश हैं। और साथ उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ट्रंप की पॉलिसीज जो है वो मुल्क में रिसेशन या कसाद बाजारी का सबब बन सकती हैं। और साथ फिर उन्होंने एक और, मेरा ख्याल है कि तो काफी ज्यादा एक और बयान भी दिया कि सदर ट्रंप का मुआखजा होना चाहिए और जेडी वैंस को सदर की जगह ट्रंप होना चाहिए, सदर होना चाहिए। ट्रंप की जगह जेडी वैंस को सदर बनना चाहिए। इस किस्म के बयान दे दिए कि जवाब में फिर सदर ट्रंप ने धमकी दी कि ट्रंप जो है, उन्होंने कहा कि जो इनकी कंपनियां हैं जिनको सरकारी इमदाद दी जाती है, जो सब्सिडीज दी जाती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि टेस्ला गाड़ियों के ऊपर मेरा ख्याल है $7,000 तक सब्सिडी दी जाती है, तो वो खत्म कर दी जाएगी। और साथ ये कि जवाबन जो इलॉन मस्क है, उन्होंने कहा कि हमारा जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, हम वो सर्विस ही बंद कर देंगे। याद रखिए कि ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है, इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, उसका एक खलाई जहाज है। वो बुनियादी तौर पर अमेरिकी खलाई स्टेशन के लिए बहुत अहम है, वहां पर वो बड़े काम आते हैं उनके। तो यूं इनके दरमियान काफी ज्यादा खतरनाक किस्म की बयानबाजी शुरू हुई और फिर साथ न सिर्फ ये बयानबाजी इन दोनों तक महदूद रही बल्कि आगे भी बढ़ी। स्टीव बैनन जो कि सदर ट्रंप के करीबी साथी हैं, उन्होंने आज इलॉन मस्क को एक गैर कानूनी तारिक वतन करार दिया और कहा कि इनको मुल्क बदर किया जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए। उनका ये बयान आया। तो अब ये मामलात इस किस्म के हो गए कि उससे इसका डायरेक्ट असर जो है वो इलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसके शेयर्स पर पड़ा। आज टेस्ला के शेयर्स अपनी तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर नहीं बल्कि सबसे तेजी से जो है नीचे गिरे। आज उनकी जो कीमत में तकरीबन कोई 14.2% उनकी कीमत में कमी आई। और साथ ही ये भी हुआ कि इसके नतीजे में इलॉन मस्क की कंपनी को $152 का नुकसान हुआ। यानी नुकसान तब होता है जब लोग शेयर्स बेचें, लेकिन जो मार्केट वैल्यूएशन होती है उसकी कंपनी की, वो नीचे चली गई। और फिर जो इलॉन मस्क को जाती तौर पर जितना नुकसान हुआ, अगर वो आज ये शेयर बेचें तो वो 8.73 अरब डॉलर का हुआ। और कंपनी की जो मजमूई कदर है, या जो कंपनी की जो मजमूई मजमूई कीमत है, वो पहले 1 खरब से ज्यादा थी और आज वो 900 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई। और साथ ये कि मुझे लगता है कि इसका असर अमेरिका की सियासत पर बड़ा गहरा होगा, क्योंकि इलॉन मस्क जो है ये वो शख्सियत है जिन्होंने कि सदर ट्रंप की कैंपेन पर अपनी जेब से $280 मिलियन लगाए थे। तो यहाँ पर जो अमेरिकी सियासतदान है वो बड़े गौर से इस लड़ाई को देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसे के जरिए यहाँ पर सियासत पे उसका बड़ा असर होता है। तो अगर इलॉन मस्क जो है वो किसी के हवाले से कोई किसी को ज्यादा पैसा देते हैं तो क्या वो अमेरिकी सियासत पर कोई असर करेंगे? अब देखना ये होगा कि किस हद तक असर पड़ सकता है मुमकिन तौर पर। क्या ये रिपब्लिकन पार्टी में तकसीम पैदा कर सकती है? फिलहाल मुझे इसका इम्कान कम नजर आता है। साथ एक और बड़ी खबर आज की जो है वो सदर ट्रंप की चाइनीज सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात, फोन पर बातचीत है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बातचीत जारी रही। चीनी हुकूमत का कहना है कि ये जो टेलीफोनिक बातचीत थी ये सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर की गई। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस बातचीत में ट्रेड वॉर, यानी जो अमेरिका और चीन के दरमियान जो तजारती जंग है उसके हवाले से बात हुई, तजारत के हवाले से बात हुई। और फिर साथ ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं। और सर ट्रंप ने इस बातचीत के बाद ऐलान किया कि उन्हें सदर शी जिनपिंग ने जो है दावत दी है कि वो चीन का दौरा करें। तो सर ट्रंप ने कहा कि का प्लान है कि शायद वो चीन का दौरा करें। और साथ उनका ये भी कहना था कि मैंने प्रेसिडेंट शी को भी व्हाइट हाउस आने की दावत दी। तो कुछ अच्छी बातचीत हुई है। और मुझे लगता है कि इस 1.5 घंटे की बातचीत का जो अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात हैं, इस पर एक बहुत अच्छा असर होगा। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात का अच्छा असर का मतलब यह है कि पूरी दुनिया की मईशत पर इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। और सदर ट्रंप की ये कोशिश इसलिए भी है कि वो चीन के साथ जंग को एक खास हद तक रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दूर इसलिए नहीं ले जाना चाहते
کہ امریکہ کی اپنی معیشت پر اس کے برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں پر اکانومسٹ پہلے سے وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کا نقصان شروع ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ہوگا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کو بہت زیادہ نہ بگاڑا جائے، بلکہ ان کو کسی ایک ایسے حل کی جانب لے جایا جائے کہ جہاں پر فائدہ امریکہ کا بھی ہو اور چین کو بھی اپنا نقصان زیادہ نظر نہ آئے۔ ساتھ ہی ایک اور امریکہ ہی کی خبر، چونکہ بات ایلون مسک اور صدر ٹرمپ کے درمیان بیان سے چلنے والے تنازع سے ہوئی اور ایک لڑائی کی شکل اختیار کر گئی، بنیادی طور پر وہ امریکی بجٹ کے حوالے سے ہے جو اس وقت امریکی سینٹ میں ہے۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور اس بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں آج خبر یہ ہے کہ ایک کلوز ہے اس بل کے اندر، جو کہ مائیگرنٹ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ کلوز جو ہے یہ ان مائیگرنٹ ریمیٹنسز کو ٹارگٹ ہوتا ہے جو یہاں پر لوگ مزدوری کرتے ہیں، پیسے اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ون بگ بیوٹیفل بل ایکٹ جو ہے، اس میں ایک کلوز میں پروپوز ہے کہ 3.5% ٹیکس ان ترسیلات پر لگایا جائے جو امریکہ میں رہنے والے ایسے افراد جو H1B ویزے پر رہ رہے ہیں، یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، یا کسی بھی طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ان سب کو جتنی بھی ترسیلات وہ یہاں سے کریں گے، یعنی جتنے بھی وہ پیسے اپنے ملکوں میں بھیجیں گے، تو ان کو اس کے اوپر 3.5% ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب اس کے اوپر انڈیا میں بہت زیادہ تشویش ہے، اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اثر اگر جن ملکوں پر ہوگا تو وہ انڈیا ہے، ساتھ پھر ایل سیلویڈور ہے، ساتھ پھر میکسیکو ہے۔ لیکن انڈیا کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ انڈیا نے تقریباً 2023 میں $119 ارب جو ہے وہ ریمیٹنسز میں جو ہے ریسیو کیے، یعنی باہر سے جو بھارتی دنیا بھر میں رہتے ہیں، انہوں نے 2023 میں بھارت $119 ارب بھیجے۔ ان ترسیلات کا آدھا، تقریباً آپ کہیے کہ تقریباً $60 ارب امریکہ سے گئے تھے۔ اس پوری صورتحال میں اگر یہ جو جس طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے، تو خیال ہے کہ بھارت کی معیشت کو ہر سال 12 سے 18 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ نقصان جو ہے وہ ریزرو بینک آف انڈیا کو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈالر کی جو رسد ہے وہ بینکنگ چینل سے کم ہو جائے گی، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہنڈی اور دوسرے طریقوں سے جو ہے غیر قانونی طریقوں سے پیسہ بھیجا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارتی بینکنگ سسٹم کے ذریعے وہ پیسہ نہیں جائے گا، اور ان کو جو اپنے جو کرنسی مارکیٹس ہیں ان کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے، اسٹیبل رکھنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کو کافی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ یہ کہ اس کا جو اثر اوور آل بھارت کی معیشت پر ہے وہ بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں، بہت ساری کمپنیز جو یہاں پر H1B ویزا ہولڈرز کو لاتی ہیں، ان کو کچھ خاص تنخواہوں پر لایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تنخواہیں کم دی جاتی ہیں، تو یہ اوپر کافی زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہاں پر کمپنیز کے لیے بھی، اسپیشلی بھارت سے۔ اور اوور آل اثر جن ممالک پر بہت زیادہ ہو سکتا ہے بھارت کے علاوہ، ان میں میکسیکو ہے، چین ہے، ویتنام ہے، گواٹمالا ہے، ایل سلوڈور ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کو ارب ہا ڈالر ہر سال نقصان ہو سکتے ہیں۔ صرف میکسیکو کو تقریباً 2.6 ارب ڈالر کا ہر سال نقصان ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو ان آتھورائزڈ اور نان ٹیکس پیئنگ انڈیویجولس جو ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اور وہ ٹیکس بھی نہیں ادا کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مزید غیر قانونی طریقے سے یہاں سے پیسے کی ترسیل کریں گے، جس سے بھارت کو مزید نقصان ہوگا، بلکہ پاکستان اور دوسرے ممالک کو بھی ہوگا۔ جو آج تک جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں ان کے مطابق جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں، یعنی جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ ہر سال اپنے گھروں میں 1800 سے 48 ہزار ڈالر تک ہر سال بھیجتے ہیں۔ تو اگر 3.5% ٹیکس ان پر لگتا ہے تو شاید اس کا اثر محدود ہو، لیکن ان ملکوں پر جن کے پاس یعنی بھارت کی اوور آل معیشت میں جو ریمیٹنسز ہے اس کا 3% کنٹریبیوٹ کرتا ہے ان کے GDP کو، تو اس لیے اس کا اثر کافی ہو سکتا ہے۔ ساتھ آخر میں بلاول بھٹو کا ذکر، بلاول بھٹو جس سے میں نے مسلسل میں ان کی یہاں پر سفارتکاری پر بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ واشنگٹن ڈی سی جو ہے اس وقت
ज़बरदस्त किस्म की सिफारतकारी का मरकज़ बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों की जानिब से यहाँ पर भरपूर सिफारतकारी की जा रही है। बिलावल भुट्टो, मुझे लगता है कि वाशिंगटन में अब अच्छे खासे मुतहर्रिक हो गए। वहाँ पर इस वक्त जो डिप्लोमेसी हो रही है, वो कोशिश ये की जा रही है कि बयानिए की, चूंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये बयानिए की जंग है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका की ज़्यादा से ज़्यादा जो अमेरिका की पॉलिसी वो अपने हक में मोड़ी जाए। और इसीलिए कैपिटल, जो यूएस कैपिटल हिल है, वहाँ पर जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, उनके जो अहम अरकान हैं, उनके साथ दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो वफद है उसने आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी से मुलाकात की। जबकि भारतीय वफद ने, जो भारत के जो लोग थे, उन्होंने सेनेट के इंटेलिजेंस और फॉरेन रिलेशंस कमेटियों से बात राब्ते किए थे। जबकि पाकिस्तान की जो वफद है उसने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के साथ मुलाकात की है। कहते हैं अच्छी मुलाकात थी। और ये लॉबिंग दोनों जाने से कोशिश यही है कि अमेरिका की हिमायत हासिल की जाए। हिमायत किस लिए हासिल की जाए? क्योंकि दोनों का अपना मुख्तलिफ बयानिया है और वो चाहते हैं कि हमारे हक में बयान आए। बिलावल भुट्टो जो हैं वो मुसलसल यहाँ पर काफ़ी, पहले तो मैंने अर्ज किया था कि वो उनका जो जिस तरीके से वो सिफारतकारी कर रहे थे, तो उसमें उनकी जो डायरेक्शन थी वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो हर तरफ बातें कर रहे थे। लेकिन आज जो उन्होंने एक बयान दिया है, मेरे ख्याल में वो अहम भी है और बयान ऐसा है कि जो बहुत हकीकत के करीब भी है। उनका कहना है कि भारत की जो आबी पॉलिसी है इस वक्त, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है, उसकी वजह से जनूबी एशिया जो है वो एक एटमी जंग की तरफ जा सकता है। और ये दुनिया, इंसानी तारीख की पानी के ऊपर पहली एटमी जंग भी हो सकती है। और उन्होंने इसीलिए आलमी दुनिया से और एक अक़वाम आलम से, खुसूसन अमेरिका से, ये मुतालबा किया है कि आप भारत पर प्रेशर डालें कि वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे। साथ ही यहाँ पर कुछ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है पजीराई भी मिल रही है। ये अमेरिका की साबिक सफीर एन पैटरसन की जानिब से एक बहुत अहम बयान सामने आया है। ये उन अहम अमेरिकी साबिक एहलकारों में हैं कि जिन्होंने कहा है कि जो पहलगाम का दहशतगर्दी का हमला था, इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। एक चीज जिसका उन्होंने मुतालबा नहीं किया, जो शायद होना चाहिए था, वो ये था कि ये भी पूछना चाहिए भारत से कि वो तीन दहशतगर्द कहाँ हैं जिनकी बुनियाद पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन इस शक की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ाई की और मुंह की खाई भी। जाहिर है वो बदनाम हुए पूरी दुनिया में। और इसीलिए भारत, पहली मर्तबा याद रखिए, भारत हमेशा ये कहता था कि कश्मीर जो है ये हमारा बाहमी मसला है। अब भारत खुद अपने वफूद भेज रहा है दुनिया भर में, और उसमें जो वो सिफारतकारी कर रहे हैं तो उसमें वो कश्मीर को खुद इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, जो कि उनकी पॉलिसी की बहुत बड़ी रिवर्सल भी है। और मुझे लगता है कि वो डिफेंसिव है और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है उसको इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और जो इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान को इससे ज्यादा भरपूर सिफारतकारी की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल हक बजानिब है। भारत भारत एक जारे हुकूमत थी है, जिसने जारियत की पाकिस्तान के खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, एक इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट किया और पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या ये फिलहाल तो पाकिस्तान का पानी मुकम्मल रोक नहीं सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये रोक पाएगा? मेरा ख्याल है यहाँ पर बिलावल भुट्टो का यह बयान बहुत अहम है, जहां पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एटमी जंग हो सकती है। और मेरा भी यही खौफ है, क्योंकि यहाँ पर जो मसला बन रहा है वो ये है कि दोनों के पास एटमी असलहा भी है और दोनों के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम है। यानी जरूरी नहीं है कि दोनों ममालिक में से किसी की भी नीयत हो कि यहाँ पर एटमी जंग हो, यहाँ पर हादसाती एटमी जंग भी हो सकती है। तो इसलिए ये बात बहुत ज्यादा अहम है कि जो भारत में बैठे जो इंतहा पसंद हैं, जिनका यह ख्याल है कि हम सिर्फ ताकत के जोम में या पाकिस्तान पर कोई भी इल्जाम लगाकर हम अपना बयानिया दुनिया पर भेज सकते हैं, तो उनको यह नजर आ रहा है कि 33 मुल्कों में लोगों को भेजने के बावजूद इस वक्त तक उनके हाथ कुछ हासिल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वो तारीख की गलत साइड पर खड़े हैं। बेहतर यह है कि भारतीय अवाम खुद खड़े हों और अपनी हुकूमत से मुतालबा करें कि खुदारा इस दौर में, कि जब क्लाइमेट चेंज हो रही है, जबकि प्रोजेक्शंस हैं कि 2050 तक हिमालयस की बहुत सारी बर्फ खत्म हो जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, चाहिए तो ये कि दोनों मुल्क ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, कोलैबोरेशन करें। हम यहाँ पर जंगों के दहाने पर बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है
کہ جارح کون ہے دنیا نے دیکھ لیا، اور اسی لیے بھارت کو اتنی بڑی سفارتکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ بھارت کو اسی لیے کشمیر ایشو کو خود انٹرنیشنلائز کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، اور شاید اسی کے نتیجے میں اس کا کوئی حل بھی نکلے گا۔ بھارت جتنا بھی کہے، میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کا پانی لانگ ٹرم میں روک سکتا ہے۔ اگر وہ روکے گا تو یہاں پر ایک بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ اگر پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ بھارت اس سے بچ پائے گا، کیونکہ گلوبل وارمنگ کے اس دور میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی محفوظ ہے۔ جب گلیشیئر لیکس برسٹ ہوں گی تو اس کے بعد پھر آپ جتنے بھی ڈیم بنا لیں، آپ اس پانی کو نہیں روک سکتے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، جنگوں سے دور رہا جائے، یہی دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک پر تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔